नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीटेट ईवीएस अर्थात पर्यावरण में 15 प्रश्न एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4 और 5 की किताबों से आते हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने क्लास 3 और क्लास 4 की ईवीएस की पुस्तक के बारे में अध्ययन कर लिया था। उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ से बनते हैं, सारी चीजों को हमने पूरी तरह से समझ लिया था। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्लास 5 एनसीईआरटी की बुक ईवीएस का चल रहा है। उसी के क्रम में आज का जो वीडियो हमारा है वो हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो टॉपिक हमारा है वो कहाँ पे है, वो पानी से आधारित है, यानी कि पानी की समस्या से आधारित अगला हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम लोग बेहद ही आसान तरीके से और एक लिंकअप की तरह लिंक करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप एक बात बताएं, इसका जिक्र कई बार आ चुका है। अगर हम कह लें कि हमारे देश में पानी की समस्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हैं कहाँ है। जहां भाई रेगिस्तान होगा अर्थात राजस्थान में, तो वहीं से हमारा शुरू होगा। यानी कि राजस्थान में ही पानी की समस्या ज्यादा है, क्योंकि वहां का जो इलाका है पूरा रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, तो वहीं से हमारी पानी की समस्या की शुरुआत होती है और छोटी बड़ी चीजों को हम लोग देखेंगे। देखिए, बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर। राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। राजस्थान में एक जगह है जिसका क्या नाम है, जैसलमेर। देखिए, जैसलमेर में आप पुराने जमाने में जब यहाँ के राजा थे, राजा जी, इनको कहा जाता था घड़सी। क्या कहा जाता था, घड़सी। जो राजा होते थे उनको कहते थे घड़सी, घड़सी। ठीक है, और यहाँ के जो राजा थे वो बड़े बुद्धिमान थे, क्योंकि इनको पता था हमारे राज्य में पानी की कमी है। तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे कितने 9 तालाब बनवाए। कितने तालाब बनवाए, 9 तालाब। और तालाबों को कहा गया सर। क्या कहा गया, सर। हालांकि राजा जी ने बनवाए थे, तो उन तालाबों का पूरा नाम क्या हुआ, घड़सी सर। ठीक है, क्या नाम हुआ, घड़सी सर। तो आप ये ध्यान रखे रहिएगा, राजस्थान के जैसलमेर में तालाबों को जो नाम दिया गया है या तालाबों को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घड़सी सर। ठीक है, घड़सी सर, क्योंकि उसको राजा ने बनवाया था और राजा को क्या कहा जाता है, घड़सी। देखिए, उन्होंने पूरे 9 तालाब बनवाए थे। कितने, 9 तालाब। अब देखिए, जब इन्होंने बनवाए थे, जैसे मान लीजिए एक तालाब ये हो गया बड़ा वाला, फिर यहाँ एक छोटा वाला थोड़ी दूरी पे, फिर ये छोटा वाला, फिर ये छोटा वाला, फिर ये छोटा वाला, फिर ये छोटा वाला, फिर ये छोटा वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये 8 और ये 9। इस टाइप के उन्होंने 9 तालाब बनवाए थे। जैसे मान लीजिए अगर ये तालाब पूरा भर गया, अगर ये पानी से भर गया, तो इसका इन्होंने इसकी कनेक्टिविटी चारों तरफ की हुई थी। ठीक है, चारों तरफ से। अब इसके भरने के बाद में ये वही भर जाते थे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी और ये भी। इस हिसाब से पूरे के पूरे 9 तालाब क्या करते थे, वहां की प्यास बुझाते थे, या आप कह लीजिए पानी की मात्रा को कंट्रोल करते थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान इतना स्वार्थी हो गया, या कह लीजिए इतना सेल्फिश हो गया, कि उसने इन तालाबों पे ध्यान करना बंद कर दिया। हुआ क्या, यहाँ पे कुछ घर बन गए, कुछ घर यहाँ पे बन गए, कुछ घर यहाँ पे बन गए। तो भाई जो एक तालाब से 9 तालाबों में पानी जाता था, अब तो वो एक ही में रह गया। एक तालाब का पानी खत्म तो खत्म, यानी कि समस्या लोगों को फिर आने लगी। ठीक है, फिर आने लगी। तो जब लोगों को समस्या आने लगी तो लोगों ने ध्यान दिया, यार क्या हो रहा है ये। तो बात है सन 1986 की, सन 1986 की। इन तालाबों में या बावड़ियों में आप समझ लीजिए कचरा बैठ गया था। क्या, कचरा। तो वहां के लोगों ने इकट्ठा होके पैसा लगा के, कह लीजिए आप चंदा लगा करके क्या किया,
200 ट्रक, सोचिए लगभग 200 ट्रक कचरे को यहां से निकाला और फिर जाके तालाब हमारा थोड़ा ठीक ठाक हुआ। तो देखिए आपको ध्यान करने वाली क्या बात है कि भाई प्रारंभ में जैसलमेर के राजा थे, उन्होंने क्या किया, इतने तालाब बनवाए, ठीक है। फिर समय के साथ साथ कचरा भर गया, ठीक है। कचरा जब भर गया तो लोगों ने कचरा हटवाया और ये तालाब को सुरक्षित किया। ये मैंने आपको कहानी की तरह बताया, लेकिन जो ये कचरे वाला जो काम हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था जोधपुर में। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तालाब तो इन्होंने जो बनवाया था 9 तालाब, वो जैसलमेर में बनवाया था, लेकिन जोधपुर के लोगों ने 1986 में अपने यहाँ के तालाबों को साफ सफाई करवाया और लगभग 200 ट्रक, कितने 200 ट्रक कचरों को यहां से निकाल करके क्या किया, बहा दिया, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। बहाने के बाद में फिर पूरा यहाँ का क्या हो गया, आपका सुरक्षित हो गया। क्लियर रहेगा, भूलेगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी क्रम में समय के साथ साथ एक अम्मा आई जिनका नाम क्या था, दड़की माई। क्या नाम था, दड़की माई, इनका नाम था दड़की माई। और ये थी राजस्थान का ही एक अलवर जिला है। कहाँ का जिला है, राजस्थान का ही अलवर जिला है। अच्छा ऐसे आपको नहीं लग रहा है बड़की माई, तो बड़की माई क्या करती है, काम बताती है ना, बेटवा वो करो, बेटवा ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। तो दड़की माई भी यही करती थी, ए इधर आ, चल तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। अर्थात इन्होंने युवाओं को मिलाकर के क्या बनाया, तरुण भारत संघ। क्या बनाया इन्होंने, तरुण भारत संघ। इन्होंने स्थापना किया तरुण भारत संघ। और ये तरुण भारत संघ क्या करता था, जहां भी कचरे हैं उनको साफ करके तालाबों को स्वच्छ रखता था और पानी की बचत में बहुत बड़ा योगदान देता था, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी कहां से हो गई, पानी से संबंधित थी, पानी से समस्या संबंधित थी राजस्थान में। पूरी की पूरी हमने एक ही कहानी में निपटा दिया। सबसे पहले 9 तालाबों को देखा जिनका नाम घड़सीसर है, किसने बनवाया था, राजा घड़सी ने। फिर 1986 में जोधपुर में एक तालाब में कचरा हो गया, लोगों ने 200 ट्रक कचरे को बाहर फेंकवाया, ठीक है। इसमें सन पूछता है और कितना ट्रक ये पूछता है। फिर दड़की माई ने युवाओं को इकट्ठा करके एक संघ बनाया, उस संघ का क्या नाम था, तरुण भारत संघ। क्लियर है, तरुण भारत संघ, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो राजा ने तालाब बनवाया था उसका नाम था घड़सीसर। अब बताइए राजा तो 500 600 साल या 1000 साल पहले थे, वो मर गए, तो बताया कौन, कौन बताया भाई, तो पुरानी चीजों को कौन बताते हैं, इतिहासकार। ऑब्वियस सी बात है, कौन बताते हैं, इतिहासकार। ऐसे ही एक इतिहासकार बहुत फेमस है, उनका नाम है अल-बरूनी। क्या नाम है, अल-बरूनी। और ये थे कहाँ के, उज्बेकिस्तान के थे। कहाँ थे, कहाँ के थे, उज्बेकिस्तान के, ठीक है। ये उज्बेकिस्तान के थे और ये जब भारत आए इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि भारत के जो लोग हैं बड़े ही बुद्धिमान हैं। देखिए इन्होंने बताया कि जैसे भारत के जो लोग हैं, देखिए ये जो जब तालाब बनाते हैं तो तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं, बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं, ठीक है। तालाब के चारों तरफ क्या कर देते हैं, बड़े बड़े पत्थर ये रख देते हैं, कौन, भारत के लोग। और इन पत्थरों को लोहे की सरिया से बांध देते हैं, किससे, लोहे की सरिया से बांध देते हैं। एक तो पत्थर प्लस लोहे की सरिया से, किससे, लोहे की सरिया से बांध देते हैं और इस पे लगा देते हैं ताला। और ताले को उन्होंने क्या कहा, कुंडा, ठीक है भाई। यहाँ बीच में ताला लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने बताया कि तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां बनी है। कहाँ सीढ़ियां बनी है, अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर, अर्थात ऊपर से नीचे, ऊपर से
नीचे की ओर क्या बनी है, सीढ़ियां बनी है। ये कौन बता रहा है, ये बता रहे हैं अल-बरूनी। इन्होंने कहा कि भारत में पानी को बचाने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई है, तालाब बनाया गया है, तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, पत्थरों को लोहे की सरिया से बांधा गया है, उसमें कुंडा लगाया गया है। कुंडा मतलब क्या, ताला लगाया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। ये किसने बताया था, ये अल-बरूनी ने बताया था। ठीक, अपनी किताब में उसने लिखा है पूरा ऐसे ऐसे कि ये चीजें ऐसी ऐसी हैं। ठीक, अब ये अल-बरूनी भारत में आया कब था, ये आया था 973 ईस्वी में, 973 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जब जन्म दिवस था 1973, यानी कि 1000वां जन्म दिवस, 1000वां इसका जब जन्म दिवस आया तब डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। पूछता है आपसे कि इतिहासकार अल-बरूनी के किस जन्म दिवस पे या किस वर्ष पे ये डाक टिकट जारी हुआ, तो अल-बरूनी के 1000वें जन्म दिवस पे कह लीजिए, या कह लीजिए कि जन्म दिवस कहना उचित नहीं रहेगा, 1000वें आगमन पे, 1000वें वर्ष के आगमन पे, यानी कि 1000 साल पहले वो जब आया था तब ये नोट हमारा जारी हुआ था। कब, 1973 में। 973 में भारत आया था, वर्ण करके चला गया। उसके बाद में 1973 में एक डाक टिकट जारी किया गया उसके सम्मान में। डाक टिकट ही क्यों, क्योंकि इतिहासकार था ना, तो इतिहासकार सूचना देते हैं, वैसे ही डाक टिकट भी पत्र के माध्यम से सूचना देते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, नहीं भूलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा एक छोटी सी आप और चीज जान लीजिए। इसी अल-बरूनी ने बताया, क्या बताया, कि उत्तराखंड राज्य में जब कोई दुल्हन शादी होकर के आती है तो किसकी पूजा करती है, तालाब की पूजा करती है, कुओं की पूजा करती है, बावड़ी की पूजा करती है, झरनों की पूजा करती है। ठीक है, जैसे अभी अगर कोई नई नेवेली दुल्हन आती है तो वो नल की पूजा करती है ना, हैंडपंप की पूजा करती है, तो मतलब वो जल की पूजा होती है। वैसे ही इसने बताया कि उत्तराखंड में उस समय तालाब की पूजा करती थी, बावड़ी की, झरनों की और नदियों की। कौन, जो नई नेवेली दुल्हन होती थी। ठीक है, ये किसने बताया, ये बताया था अल-बरूनी ने। किसने बताया था, अल-बरूनी ने। क्लियर है, भूलेगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है। देखिए होता क्या है कि जैसे अभी आप देखें, कुछ चीजें होती हैं जो आप पानी में फेंक दीजिए डूब जाती है, और कुछ चीजें पानी में नहीं डूबती। इसके पीछे का कारण क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिए, जिस वस्तु का घनत्व कम रहेगा वो वस्तु तैरेगी। क्या करेगी, तैरेगी। अब किससे कम, पानी से। ठीक है, अगर पानी से किसी वस्तु का घनत्व कम है तो वो तैरेगी, ज्यादा है तो डूब जाएगी। जैसे आपसे मान लीजिए हमने कहा कील, तो कील का घनत्व तो ज्यादा होता है तो ये क्या होगी, डूब जाएगी। अब मान लीजिए हमने कह दिया प्लास्टिक की बोतल, तो प्लास्टिक की बोतल का घनत्व क्या होता है, कम होता है, तो ये तैरेगी। क्लियर रहेगा। ऐसे बस एक लाइन आपको समझना है कि घनत्व कम तो तैरेगी, घनत्व ज्यादा तो डूब जाएगी, घनत्व ज्यादा तो डूब जाएगी। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे ही क्या आप जानते हैं, जैसे अभी हम ऐसे तालाब में कूद जाएं, हमको तैरने तो आता नहीं है, हम तो डूब जाएंगे, और मरने के बाद हमारी बॉडी से तैरेगी ये। ठीक है, और उसके बाद में या कोई इंसान हो गया, मरने के बाद उसकी बॉडी ऐसे तैरेगी। क्लियर, अर्थात सोचिए जिंदा नहीं तैर रहे हैं, मरने पे तैरते, यानी कि मृत सागर। क्लियर। तो एक संसार में ऐसा सागर है, कौन सा सागर, मृत सागर, जिसमें हम लोग चाहे तैरना जानते रहे चाहे मत जानते रहे, उसमें हम लोग डूबेंगे ही नहीं।
आराम से क्या करेंगे, तैरते रहेंगे। मृत सागर, इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसमें तैरते रहते हैं। ज्यादा क्यों है, देखिए ज्यादा इसलिए है, इसके 1 लीटर पानी में, या मोटा मोटा समझिएगा 1 किलो पानी में 300 ग्राम नमक होता है। सोचिए कितना नमक होता है, 300 ग्राम नमक। अरे बाप रे बाप, मतलब 1 पौवा नमक ही होता है। अभी दाल बना के 1 पौवा नमक डाल दो तो उलट जाएगा, थू थू थू, क्या बना दिए हो। तो सोचिए ये मृत सागर कितना खारा है, कितना खारा है, बहुत ही खारा है। संसार का सबसे अधिक खारा वाला जो पानी है वो यही है, ठीक है। तो मृत सागर, इसकी खासियत क्या है, इसमें हम आराम से तैर सकते हैं, पहली खासियत। दूसरी खासियत, इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम क्या होता है, नमक पाया जाता है। कितना नमक, 300 ग्राम आपको नमक देखने को मिल जाता है। क्लियर, चलिए अब बात आ गई नमक की, तो हम लोग नमक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आज क्या है, नमक 5 रुपए 10 रुपए में 1 किलो मिलता है। अब पहले तो और सस्ता था, अभी मान लीजिए 5-10 रुपए मिल जाता है, हम लोग आराम से लेकर महीना भर अपना सब्जी बना खाते हैं। हुआ क्या था, एक बार जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ थे, सोचो कितने कमीने थे वो लोग, उन लोगों ने टैक्स लगा दिया, नमक पे टैक्स लगा दिया कि नमक लोगे तो पैसा देना पड़ेगा। अब लोग बड़े टेंशन में आ गए, अरे यार पिज्जा का मंचूरियन कैसे खाएंगे, फुल्की कैसे खाएंगे, छोला कैसे खाएंगे, सब में नमक वगैरह मजा आता ही नहीं है। तो गए गांधी जी के पास, कहे प्रभु बड़ी दिक्कत हो गई है। गांधी जी ने कहा डोंट डियर फियर, आई एम हियर। चलो गांधी जी निकले अपनी झोपड़ी से। कहां से निकले, अहमदाबाद से। कहां से निकले, अहमदाबाद से। और ये कहां गए, डांडी तक। कहां गए, डांडी तक। और ये है समुद्र का किनारा, कहां है, गुजरात में। और वहां जाके उन्होंने क्या बनाया, नमक बनाया। नमक बनाया और तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, नमक बना के तोड़ दिया कानून। कौन सा कानून, जो अंग्रेजों ने बनाया था कि आपको टैक्स देना है। गांधी ने कहा टैक्स नहीं लो, तुमको देते हैं हम। तो नमक बनाया, तोड़ दिया कानून। नमक तोड़ो कानून, नमक बनाया, तोड़ दिया कानून, नमक तोड़ो कानून। और कब तोड़ा, 1930 में। तो आप ये ध्यान रखे रहिएगा, महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से डांडी तक पैदल यात्रा करके गुजरात में जो है नमक तोड़ो कानून की स्थापना की, या नमक तोड़ो कानून बनाया, और कहा कोई भी सरकार को टैक्स नहीं देगा, ठीक है। और ये डांडी यात्रा करने में उनको 24 दिन लगे थे पूरे। कितने दिन, 24 दिन। ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक ये चला था। हालांकि ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, बट आप जानते रहिए, अगर ये पूछे तो आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो नमक तोड़ो कानून क्या था, आपको समझ में आ गया। इसी का नाम है डांडी मार्च। क्या था, क्योंकि मार्च में हुआ था। नमक तोड़ो कानून क्या था, नमक कर हटाओ क्या था, सब का सब यही था, ठीक है। तो ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि कुछ चीजें हमको क्या क्या समझनी है। एक मिनट रुक जाइए जरा। तो ये क्या हो गया, देखिए हो गया। चलिए देखिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, देखिए वो हमारा अगला टॉपिक है मलेरिया पर। किस पे है, मलेरिया। देखिए मोटा मोटा समझिएगा, मलेरिया जो रोग है इसकी खोज की थी रोनाल्ड रोस ने। रोनाल्ड रोस या रॉस कहा जाता है। रोनाल्ड रॉस ने 1984 में, रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी, किसकी, मलेरिया की। इन्होंने बताया कि मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, मादा मतलब फीमेल,
फीमेल मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, जिसके लिए इन्हें 1902 में क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन ये इससे संतुष्ट नहीं थे और ये काम करते रहे, लेकिन उसी दौरान दुर्भाग्यवश 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। और मरते समय भी ये क्या कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ठीक है, पहले ये टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की खोज की थी, जिसके लिए इनको 1902 में नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन फिर भी ये काम करते रहे। 1905 में जब इनकी डेथ हुई थी, तब भी ये कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढूंगा, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढूंगा। ठीक है, तो ये तो इनके वक्तव्य थे। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए, अब ध्यान समझिएगा। मलेरिया, मलेरिया जो है ये मच्छर के काटने से होता है, ये तो सही है। अब जैसे होता है ना, अभी शादी से पहले तक आदमी क्या करता है, जो भी उसकी गर्लफ्रेंड होती है, अरे यार तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, क्या बताएं, पूरा मतलब समझ लो सातों सुर बज जाते हैं कानों में। शादी की 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद वही व्यक्ति कहता है पता नहीं क्या बूफर तरह चिल्लाती रहती है, दिमाग खराब कर दी है, मेरा पूरा खून चाट गई है, मेरा पूरा खून चूस डाली है। तो ये कहावत यहां से नहीं आई थी, ये कहावत यहां से आई है। तो जो मादा होती है ना, फीमेल मच्छर, मच्छरनिया, मेल मच्छर कहता हम तो नहीं जाएंगे, जाएंगे ससुराल मार देगा, फट से मर जाएंगे। मादा कहती है हट, हम जाके दिखाते हैं, और वो जाके पुरुषों का खून चूस लेती है। एक पुरुष दूसरे पुरुष का खून नहीं चूस सकता, एक महिला ही पुरुष का खून चूस सकती है। ये लॉजिक कहां से आया है, यहां से आया है। अर्थात मादा फीमेल एनाफलीज मच्छर मलेरिया का कारण होती है, जो पुरुषों का खून चूसती है। ओके, याद रहेगा, ध्यान रखे रहिएगा। तो चुड़ैले ही खून नहीं चूसती, खून मच्छर भी चूसता है, मच्छर नहीं, मच्छरनियों भी चूसती है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, तो ये जो मच्छरनिया है ना, मादा एनाफिलीज, ये खून चूसती है। ओके, अब देखिए भाई, अभी खून चूसती है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई डॉक्टर दवा बना पाएगा क्या, ये बना पाएगा ये, तो दुनिया का कोई डॉक्टर इसका दवा बना ही नहीं सकता था। तो भगवान ने कहा रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं बेटा, तथास्तु, चलो। तो उन्होंने एक पेड़ बना दिया, उस पेड़ का क्या नाम था, सिनकोना पेड़। और इसी की छाल से कुनैन दवा होती है, कुनैन, जो कि किसकी दवा है, मलेरिया की दवा है। ठीक है, हालांकि इसको भी बनाया तो डॉक्टर ही नहीं है, लेकिन अपने थोड़ी बनाए थे, ये पेड़ मिला तब बनाए। ठीक है, और जोक सपाट आपको याद करने के लिए है कि सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनती है, जिसका नाम कुनैन है। क्लियर है, याद रहेगा। तो मलेरिया रोनाल्ड रोस ने दिया था, मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। साथ ही साथ आप ये जान लीजिएगा कि इसकी जो दवा है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है, और जिसको क्या कहता है, कुनैन कहा जाता है। क्या कहता है, कुनैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब भाई हुआ क्या, मलेरिया हो गया तो पूरा खुनवा तो चूस ले गई मच्छरनिया। अब तो दिक्कत हो गई। तो गया, जब वो चेकअप कराया तो डॉक्टर बोला तुम्हारे अंदर खून की कमी है। अब आदमी और टेंशन में है, खून की कमी हो गई। कहे हाँ, कहे डॉक्टर साहब तब, कहे तब क्या, तुमको हो गया है अनीमिया। क्या हो गया है, अनीमिया। कहे अच्छा ये क्या होता है, कहे अनीमिया मतलब तुम्हें कमी हो गई है हीमोग्लोबिन की। किसकी कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की। कहे अच्छा, कहे ये हमको समझ नहीं आ रहा है, आप ये क्या हीमोग्लोबी कर रहे हैं। जब हीमोग्लोबी थोड़ी है, गधा कहीं का, हीमोग्लोबिन। कहे हमको नहीं बोलने आ रहा है। कहा अच्छा रुक, लोहा आता है, हाँ हाँ लोहा आता है। कहें तुझको कमी हो गई है किसकी, लोहा की।
कहे क्या बात कर रहे हैं, हम जाते हैं अभी नट बोल्ट खा लेते हैं। कहे नट बोल्ट खाएगा तू मर जाएगा। लोहा, लोहे की कमी हुई है तुझे, अर्थात आयरन की कमी हो गई है, और आयरन की कमी पूरा करेगा तो हीमोग्लोबिन मिलेगा, हीमोग्लोबिन पूरा होगा तो तेरे शरीर में ब्लड की मात्रा अधिक हो जाएगी। तब उसको समझ में आया, अच्छा अनीमिया ऐसा रोग है जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, हाँ, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हाँ, या सीधा सीधा कहें खून की कमी हो जाती है। कहें बिल्कुल सही पकड़ा है। कहें हाँ सर समझ गए, अर्थात हमको आयरन खाना पड़ेगा, लेकिन आयरन तो खा नहीं पाएंगे, तो कहें तो ऐसी चीजें खा लो ना जिसमें आयरन मिलता है। कहें अच्छा कौन चीजें हैं, कहें आओ बताते हैं। कहें गुड़ खा लो, आंवला खा लो, और हरी सब्जियां खा लो, हरी पत्तेदार सब्जियां खा लो। क्या क्या खा लो, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ खा लो, आंवला खा लो। इन सबको खाने से क्या मिलेगा, हमें हीमोग्लोबिन मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा, जिससे जो अनीमिया बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए पूछ लिया कि एक लड़की सीमा है जो अपना लंच बॉक्स जब खोलती है तो उसके लंच बॉक्स में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां देखने को मिलती हैं। तो बताइए वह किस रोग से ग्रसित हो सकती है या किस रोग से ग्रसित है। तो आप आराम से बताएंगे अनीमिया। ठीक है, क्या बताएंगे, अनीमिया। क्लियर, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अच्छा, एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में होना कितना चाहिए, तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए 1 DL खून में। DL मतलब डेसीलीटर, ठीक है। तो 1 DL में 12 से 16 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है ब्लड में तो वो एक नॉर्मल स्थिति मानी जाती है, अर्थात हमको अनीमिया नहीं हुआ है। क्लियर है, अर्थात हमको अनीमिया नहीं हुआ है। ये आप आराम से यहां से समझ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अच्छा, अब क्या हुआ, जब खून की कमी उम्मीद खत्म हो गई, गुड़ खा लिया, अब आ गई एनर्जी। अब मन किया तो पहाड़ तोड़ देंगे, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग, पहाड़ चढ़ते हैं। कहाँ, पहाड़। तो पहाड़ चढ़ने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। पहाड़ चढ़ने के लिए देखिए, अब हमें पहाड़ चढ़ने के लिए पहाड़ की जरूरत पड़ेगी ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई तो हम लोग चल दिए, चलो चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट। कहां पे चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। और ये है कहां पे, ये है नेपाल में। लेकिन नेपाल में इसका नाम क्या है, सागर माथा। क्या नाम है, सागर माथा। और जो इसकी ऊंचाई है 8,900 मीटर है, या कह लीजिए लगभग 9 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। अब पूरा का पूरा ये बर्फ का है। किसका है, एक सेकंड रुकिए। देखिए, तो ये पूरी की पूरी पहाड़ी किसकी है, बर्फ की है। थोड़ा कैमरा देखना पड़ता है। देखिए, तो अब भाई माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, उसका नाम क्या हो गया, सागर माथा। अच्छा चलो सही है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 8,900। अब हम लोग चल दिए तो क्या उड़ के जाएंगे, सामान तो लेना पड़ेगा। तो अब एक एक हम लोग सामान लेंगे। देखिए, पहला है स्लीपिंग बैग। क्या है, स्लीपिंग बैग लेना पड़ेगा। हंटर शूज लेना पड़ेगा, हंटर शूज लेना पड़ेगा। देखिए, स्लीपिंग बैग मतलब जब हम जैसे रेस्ट करेंगे तो रेस्ट करने के लिए इसमें सारी चीजें रहेंगी। हंटर शूज मतलब जो बड़े बड़े जूते होते हैं, अरे जैसे मान लीजिए अगर ये पैर है
वो जूते यहाँ तक रहते हैं, ठीक है, मतलब बड़े बड़े जूते होते हैं ताकि बर्फ में इससे आसानी से चला जा सके, ठीक है, बर्फ में इससे क्या किया जा सके, आसानी से चला जा सके, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक चीजें आपको और लेनी है इसमें, स्लिंग। क्या होता है? स्लिंग। स्लिंग मतलब होता है हुक, एक प्रकार का हुक। और एक चीज और लेनी पड़ेगी, पिट आन। क्या लेना पड़ेगा? पिट आन, ठीक है। देखिए जो स्लिंग होता है, जो मतलब ये हुक होता है, हुक मतलब ऐसे, ठीक है, मतलब जैसे अगर आप पहाड़ी पे जा रहे हैं तो ऐसे फेंके और वो बर्फ की पहाड़ी में से घप से धंस जाए। जैसे ये मान लीजिए ये बर्फ की पहाड़ी हो गई और ये आपका हुक हो गया, आपने यहाँ फेंका, यहाँ के धंस गया, इस पर रस्सी बंधी है, आप उसको से पकड़ पकड़ के आप चढ़ते जाइए, ठीक है। और ये पिट आन जो है ये क्या है? ये एक खूंटा है। क्या है? खूंटा। ऐसे गाड़ते गाड़ते ऐसे गाड़ दीजिए, धंस जाइए, ऐसे ऐसे ये ऐसे घप से धंसाइए, चढ़ जाइए, फिर ऐसे घप से धंसाइए, चढ़ जाइए, ऐसे ऐसे करके चढ़ते चले जाइए, ठीक है। तो क्या हुआ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए या बर्फीली पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे स्लीपिंग बैग हो गया, हंटर शूज हो गया, स्लिंग, स्लिंग मतलब होता है हुक, पिट ऑन मतलब होता है खूंटा। अब इतना सामान लेके हम लोग वहां पहुंच जाएंगे तो आराम से चढ़ जाएंगे। चढ़ने के बाद उतरना भी तो होता है, तो वापस आने वाले रास्ते को क्या कहते हैं हम लोग? रैपलिंग। क्या कहते हैं? रैपलिंग, ठीक है। तो रैपलिंग मतलब ये है वापसी का रास्ता, या कह लीजिए वापस आने का रास्ता। मतलब ये पहाड़ी हो गई, अगर आप पहाड़ी पे चढ़ गए हैं तो यहां से उतरेंगे कैसे? ये जो रास्ता होता है ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? रैपलिंग। रैपलिंग, ठीक है। अच्छा, इतना सामान लेके पहुंचे, जोश में देखे अरे इतना बड़ा पहाड़ी, अरे ना ना ना, दुनिया का कोई इंसान नहीं चढ़ सकता, हम क्या चढ़ेंगे? नहीं 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 चढ़ेंगे। तब हुआ क्या, लोगों ने वहां के बताया तुम क्या चढ़ोगे, चढ़ने वाले चढ़ चुके हैं। तो कौन चढ़ चुका? जो से पूछे कौन चढ़ चुका, इस पे चढ़ कोई बचेगा? तब बताया वहां के लोगों ने, क्या बताया देखिए, पहले पूछा तुम आए कहां से हो, हमने कहा भाई भारत से। तो उन्होंने बताया कि भारत की एक महिला है बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। उन्होंने 1984 में इस पे चढ़ाई की थी और 43 मिनट तक, सोचो कितना देर तक, 43 मिनट तक इस पहाड़ी पे वो क्या की थी? समय बिताई थी। कौन? बछेंद्री पाल। तो आपको ध्यान रखना है, भारत की ये पहली महिला है। कौन सी? पहली महिला है। कहां की? भारत की। और पूरे विश्व की माने तो ये 5वीं महिला है, ठीक है। विश्व की माने तो 5वीं महिला, और भारत की माने तो ये पहली महिला है जिन्होंने इस पे चढ़ाई पूरी की थी। तो आपसे पूछता है बछेंद्री पाल कौन है, तो ऑप्शन में रहेगा पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा की चढ़ाई कंप्लीट की। सागरमाथा क्या है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,900 मीटर, ठीक है। और जब बछेंद्री पाल गई थी तो पूरा कितने लोग की टीम थी? 18 लोग की, जिसमें से 7 महिला थी। कितनी महिला? 7। लेकिन सफलता किसको मिली थी? बछेंद्री पाल जी को, जिन्होंने ये चढ़ाई पूरी कंप्लीट की थी। और कब कंप्लीट की थी? 1984 में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। पूरा आपको समराइज करके एक एक टॉपिक को निकाल करके पूरा समराइज करके अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया मैंने। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।